जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 टारगेट 90 डे सीरीज के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर होते हुए ये हमारा आखिरी 22वां दिन है और जिसमें हम बात करने वाले हैं मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल जिसे हम बोलते हैं कैग या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं। इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन देखेंगे, आर्टिकल देखेंगे। इसके अलावा करंट में कौन महान्यायवादी है, कौन कैग है, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सारी चीजें करंट में लेते हुए उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री डैश डैश होता है। निर्वाचित होता है या फिर चयनित होता है, मनोनीत होता है या फिर नियुक्त होता है। आपको बताना क्या है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं या इलेक्टेड होते हैं, है ना, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नियुक्त होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि निर्वाचित होते हैं या फिर उनका इलेक्शन होता है। हाँ, इलेक्शन होता है लेकिन प्रधानमंत्री का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो मोदी जी का डायरेक्ट यहाँ पे इलेक्शन नहीं है कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ पे अभी क्या होगा? अभी लोकसभा इलेक्शन है। लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीतेगी, ठीक है, कोई भी पार्टी हो सकती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ जन मोर्चा पार्टी हो, कोई भी, आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो सकती है। अभी सारी पार्टियां क्या चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, इसमें से जो बहुमत में आएगी, जो भी पार्टी बहुमत में आएगी वो अपने दल के नेता को चुनेगी, जो बहुमत में आएगी। ठीक है, देखिए कितनी सीटें होती हैं? 545 सीटें होती हैं। 272 का जादुई आंकड़ा पार करना रहता है। जो इस भी पार्टी को 272 प्लस आ जाता है वो बहुमत में आ जाएगी। फिर जो मेंबर रहेंगे, अभी क्या है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, हम लोग किसका वोट करेंगे? तो हम अपने एरिया के देखेंगे कि हमारे एरिया से कौन लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ रहा है और हम उसे वोट करते हैं, ना कि हम प्रधानमंत्री को वोट करते हैं, ना तो हम राष्ट्रपति को वोट करते हैं। ठीक है, हम वोट किसको करते हैं? अभी लोकसभा में जो हमारे आसपास के जो कैंडिडेट रहेंगे हम उन्हें वोट देंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग चुनते हैं किसको? प्रधानमंत्री को चुनते हैं कि ठीक है, हम बोलते हैं कि हाँ, हमें लोग सर्वसम्मति से बनाते हैं कि हम ये, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बन जाए। तो जो बहुमत दल में जो पार्टी आएगी वो पार्टी के जो सदस्य रहेंगे वो सदस्य प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। ठीक है, बोलेंगे हाँ। फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। किसके? तो राष्ट्रपति के द्वारा ये जो प्रधानमंत्री रहते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में हमने पहले भी बात कर चुके हैं। हम बोले थे कि राष्ट्रपति जो थे, सारे जो भारत के काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति अपने हेल्प के लिए, राष्ट्रपति जो होता है वो सहायता एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद रखेगा। ठीक है, तो जो आर्टिकल 74 है वो क्या बोलते हैं? सारे काम जो होंगे राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। तो आपको पता ही है, तो जो राष्ट्रपति रहेगा वो राष्ट्रपति अपनी सलाह और सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रखेगा। ठीक है, किससे बोलते हैं? तो आर्टिकल 74 बोलते हैं राष्ट्रपति सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद रखेगा। ये जो मंत्रिपरिषद रहेगा, क्या रखेगा? ये मंत्रिपरिषद रखेगा। ये जो मंत्रिपरिषद रहेगा, मंत्रिपरिषद का जो मुख्य रहेगा वो मुख्य कौन रहेगा? तो प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद का मुख्य रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बात करता है और जो मंत्रिपरिषद रहेगा वो उसका जो मुख्य रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा। नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं, देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद में आता कौन कौन है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जी भी आते हैं। ठीक है, कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं। इसके अलावा जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं। ये जो राज्य के मंत्री होते हैं वो राज्य मंत्री नहीं है ना, केंद्रीय राज्य मंत्री जो होते हैं उनकी बात हो रही है। राज्य मंत्री भी आते हैं और उप मंत्री भी आते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कि ठीक है, जो पेट्रोलियम उप मंत्री, ऐसे करके जो कुछ उप मंत्री है, उप मंत्री भी आते हैं। तो आपको याद रखना है कि मंत्रिपरिषद में आता कौन कौन है? तो प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं। किसमें? मंत्रिपरिषद में। अभी जो मंत्रिपरिषद होते हैं इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है और इनको पद से हटाया कैसे जाता है, कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उनको पद से हटाने के बारे में बात की गई है। देखिए,
आपको पहले ही हमने बताया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, सारे काम जो होते हैं, सारे काम राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। जो भी भारत में काम होंगे, सारे काम किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। लेकिन पावर इनके पास ना के बराबर होती है, ठीक है। पावर इनके पास ना के बराबर, लेकिन लास्ट में इनसे साइन करवाना पड़ता है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर सारे काम होते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति सारे काम तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में किस में बताया गया है? तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 74 के तहत बताया गया, राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद रखे जाएंगे, ठीक है। फिर अनुच्छेद 75 क्या बताता है? अनुच्छेद 75 बताता है कि जो राष्ट्रपति द्वारा जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी और उनको पद से हटाया जाएगा। तो कौन करेगा? ये तो राष्ट्रपति जी करेंगे। जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद की नियुक्ति और उनको पद से हटाने के बारे में, ठीक है। पद से हटाना, पद से मुक्त करना कौन कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति जी सलाह लेने के लिए और सहायता के लिए मंत्री परिषद रखेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा कि उद्योग मंत्री अलग है, पेट्रोलियम मंत्री अलग है, ठीक है, राज्य मंत्री अलग होता है, गृह मंत्री अलग होता है, वित्त मंत्री अलग होते हैं, ऐसे बहुत सारे मंत्री होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद रखेंगे। इसका मुख्य कौन होगा? इसका मुख्य कौन रहता है? तो मुख्य रहता है प्रधानमंत्री, ठीक है। मुख्य प्रधानमंत्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो ये मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की सलाह पर पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर दी गई, फिर इनकी सलाह पर अन्य मंत्री, जितने भी अन्य मंत्री रहेंगे, इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। चलिए, तो नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 75 में, और सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी अनुच्छेद 74 में। दोनों में माइनर सा डिफरेंस आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? कैग की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कैग मतलब कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में या फिर उनकी नियुक्ति के बारे में बात हो रही है। उनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत होती है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये आपको पता होना चाहिए। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि वर्तमान में कौन कैग है। वर्तमान में कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी वर्तमान में कैग है, ठीक है। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और जो वर्तमान में कैग है तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद जो ये राष्ट्रपति, देखिए, जो कैग होते हैं या फिर कंट्रोलर या ऑडिटर जनरल होते हैं, ये अपनी रिपोर्ट देते हैं। अभी देखिए, इनके पास, आपको इनके बारे में आपको याद ये रखना चाहिए कि ये काम इनका क्या रहता है। इनका काम होता है, जो भी सरकार के पास पैसा आता है, देखिए केंद्र सरकार के पास जो टैक्स लगाती है, जो भी पैसा आता है, जहां से भी पैसा आता है, सारा पैसा आया कहां से और कहां पे गया, पैसा आया कहां पे खर्च हुआ, सारी जानकारी किसके पास होती है? तो कैग के पास होती है, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है अपनी, जो कैग है, कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? अपनी रिपोर्ट ये किसको देगा? तो ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को ही देता है। किसको देता है अपनी रिपोर्ट? राष्ट्रपति जी को देता है। देखिए, जो कैग होता है, ये कैग राज्य में भी जो पैसा आता है, जो राज्य में, देखिए जैसे हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, तो छत्तीसगढ़ में जो भी पैसा आया, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे गया, सारी जो जानकारी है ये भी कैग ही संभालता है, ठीक है। नेशनल लेवल पे राष्ट्रपति को रिपोर्ट दे दिया, स्टेट लेवल पे किसको रिपोर्ट देगा? तो स्टेट लेवल पे ये राज्यपाल को रिपोर्ट देता है, ठीक है। राज्यपाल को रिपोर्ट देता है। अब ये रिपोर्ट जो देता है कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 151 के तहत ये रिपोर्ट पेश करता है, बताता है कि यहाँ पे पैसा इतना है, इतना गया। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के, या फिर राज्यसभा के, या फिर लोकसभा की जो मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद में आता कौन कौन है? प्रधानमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं एवं उप मंत्री आते हैं।
ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। देखिए इनके बीच में कुछ भी आपसी विवाद हो वो अलग मैटर होता है, लेकिन इनको अपना पक्ष रखना पड़ेगा, किसी भी हालत में अपना पक्ष इनको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए बीजेपी वाले हैं, ठीक है, बीजेपी वाले हैं, अब ये वहाँ पे गए अब लोकसभा में और बोल दिए नहीं ठीक है ये कांग्रेस वाले ये अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। इन लोग को अपनी पार्टी के बारे में बताना ही पड़ेगा, अपनी पार्टी का ही पक्ष रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर दे तो इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ठीक है, भारत सरकार को जो कानूनी या फिर विधि संबंधी परामर्श कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देते हैं, विधि आयोग के अध्यक्ष देते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी हमने इसके बारे में बात किया है, कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देते हैं। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में बात की गई है या फिर महान्यायवादी के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बात की गई है, तो अनुच्छेद 76 में बात की गई है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। इनको हटा कौन सकता है, तो इनको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति जी ही हटा सकते हैं। हटा कौन सकता है, तो राष्ट्रपति जी ही इनको हटा सकते हैं। ठीक है, जब इनकी नियुक्ति की जाती है इनको जो पैसा वैसा मिलता है, तो पैसा कैसे मिलता है, जैसे संसद सदस्य को मिलता है, संसद सदस्य के रूप में ही इनको पैसा मिलता है। जो महान्यायवादी रहते हैं, महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में जा सकते हैं, लोकसभा में भी जा सकते हैं और ये राज्यसभा में भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जा सकते हैं, दोनों बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, जो महान्यायवादी होते हैं ये दोनों बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन ये मत नहीं डाल सकते या फिर वोट नहीं डाल सकते। आपको याद रखना है, ये वोटिंग नहीं कर सकते, आपको याद रखना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है। जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, संसद के द्वारा नियुक्ति की जाती है या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ये आपको बताना है। देखिए महान्यायवादी को क्या बोला जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है, इंडिया। इनकी नियुक्ति कौन करता है ये आपको बताना है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति संबंधी कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किए गए हैं, तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका काम क्या होता है, तो इनका काम होता है, जो केंद्र सरकार रहती है, केंद्र सरकार में देखिए जो भी मंत्री रहते हैं वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, तो केंद्र सरकार के जो लोग रहते हैं उन केंद्र सरकार आप बोल सकते हैं, केंद्र सरकार को विधि संबंधी परामर्श देना, केंद्र सरकार को विधि या फिर कानूनी संबंधी सलाह देना, कानूनी संबंधी सलाह देना, ये कौन करता है, तो ये जो महान्यायवादी रहते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। चलिए आगे, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। देखिए कितने सदन, 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसा कौन सा सदन है जिसमें अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो वो जो मंत्रिपरिषद रहते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, उप मंत्री हो, सबको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा कौन सा सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग या फिर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। देखिए जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है, इनको उत्तर देना ही पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया सारी चीजें इनको बतानी पड़ेगी। ठीक है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अगर मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव आ गया, जो आम आदमी पार्टी के कोई लीडर है वो अविश्वास प्रस्ताव ला दिए, अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया, ठीक है, जो ज्यादा मेंबर है 50% प्लस 1, ठीक है, 50% प्लस 1 जो मेंबर रहेंगे, अगर वो जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके समर्थन में वोटिंग कर देते हैं, तो जो यहाँ भी बीजेपी की सरकार है वो बीजेपी की सरकार क्या हो जाएगी, केंद्र पे हट जाएगी। चलिए, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है।
देखिए मान लीजिए मंत्री परिषद है, अभी यहाँ पे आपको पता होगा मंत्री परिषद मीन्स आप यहाँ पे बीजेपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बीजेपी पार्टी है, ठीक है। अभी जो बीजेपी पार्टी है इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि ठीक है एक जन का मन किया और ला दिया, वो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें पार्टी का समर्थन चाहिए रहता है। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए जो कि इसके समर्थन में वोटिंग करें कि हाँ अविश्वास प्रस्ताव मुझे लाना है, कम से कम कितने लोग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 50 लोगों का यहाँ पे समर्थन जरूरी है, तभी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था आपको बताना है, या फिर विधि मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री थे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह कहां पे हुआ है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 76 में जो मंत्रिमंडल है उस शब्द का एक ही बार बस प्रयोग हुआ है, कहां पे हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसके अलावा कहीं भी नहीं हुआ है, आपको याद रखना है। देखिए अनुच्छेद 74 में हमने बताया था, अनुच्छेद 74 में मंत्री परिषद की बात की गई है, मंत्रिमंडल की बात नहीं की गई है। मंत्री परिषद की बात की गई है, मंत्रिमंडल की बात नहीं की गई है, ठीक है। मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? तो आपको पता है पीएम आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं और उप मंत्री आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल में केवल और केवल ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ही आते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री यही बस आते हैं, ठीक है। मंत्रिमंडल में ये लोग, बाकी मंत्री परिषद में राज्य मंत्री उपमंत्री सारे लोग आते हैं। मंत्रिमंडल चुने हुए लोगों का रहता है, जैसे कि एक कानून मंत्री हो गया, कोई गृह मंत्री हो गया, कोई वित्त मंत्री हो गया, यही बस चुनिंदा लोग रहते हैं, ठीक है, कुछ खास लोग रहते हैं। मंत्री परिषद में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। जो कैग होता है वो किसका मार्गदर्शक होता है? प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या फिर लोक लेखा समिति का ये मार्गदर्शक होता है। जो कैग होता है, भी कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी अभी वर्तमान में कैग हैं, है ना। अब बताइए कि कैग के बारे में कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 148 कैग के नियुक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 151 कैग अपनी रिपोर्ट देता है, किसको देता है? तो राष्ट्र की जो रिपोर्ट होगा वो राष्ट्रपति को देगा, है ना, और जो राज्य संबंधी रिपोर्ट रहता है वो राज्यपाल को देता है। जो कैग होता है वो किसका मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति का। लोक लेखा समिति मतलब कितना पैसा कहाँ आया कहाँ गया। देखिए लोक लेखा समिति में ऐसा नहीं होता कि केवल और केवल एक पार्टी के लोग रहेंगे, ठीक है। इसमें देखिए जो बड़ी पार्टी रहती है उसके भी मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा और बीजेपी पार्टी, मतलब जैसे बीजेपी अगर मान लीजिए पार्टी है तो बीजेपी पार्टी के भी मेंबर रहेंगे, है ना, कांग्रेस के भी मेंबर रहेंगे, तो अलग अलग पार्टी के इसमें मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैग होती है वो उन्हीं लोग को रिपोर्ट देती है लोक लेखा समिति में। ये समिति के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? देखिए यहाँ पे ये बताया गया है, जिस देखिए अभी लोकसभा मेंबर टोटल कितने हैं? तो 545 अभी टोटल लोकसभा मेंबर हैं, ठीक है। कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं। पहले 552 थे, लेकिन जो दो एंग्लो इंडियन थे उन लोग का जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ाया नहीं गया, तो अब टोटल कितने हो सकते हैं? 550 मैक्सिमम लोकसभा मेंबर हो सकते हैं। अभी हाल में कितने हैं? तो 545 अभी करंट में है, ठीक है। जादुई आंकड़ा पार करना है, जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, कितने लोग चाहिए? तो 272 का जादुई आंकड़ा है, ठीक है। सब लोग चिल्लाएंगे 272 प्लस हमें सीटें चाहिए, ठीक है। 273 आ गया, वो जीत गया। चलिए अब ये बताइए कि जैसे लोग 545 लोग हैं, ठीक है, 545 लोगों को अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी को मन किया कि मैं सबको मंत्री बनाना चाहता हूँ, किसी को राज्य मंत्री, किसी को उप मंत्री, किसी को प्रधानमंत्री, किसी को उप प्रधानमंत्री, ऐसे सबको बनाएंगे तो इसमें एक संवैधानिक संशोधन हुआ कि नहीं, सबको मंत्री नहीं बना सकते, ठीक है। तो कितने लोगों को बना सकते हैं? तो जितने भी लोकसभा के मेंबर रहेंगे, जैसे 545 है, 545 का 15%, ठीक है,
545 के 15% लोगों को ही आप क्या बना सकते हैं, तो मंत्री बना सकते हैं, मंत्री परिषद में रख सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में बताया गया इसके बारे में, तो अनुच्छेद कौन से संवैधानिक संशोधन में संशोधन किया गया, तो संवैधानिक संशोधन 91वां है ना, 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 में ये संशोधन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है, हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या फिर नीली पुस्तिका। देखिए जो भारत के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने देखा होगा भारत सरकार कोई भी डॉक्यूमेंट निकालती है, ठीक है, कोविड संबंधी, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट आ गया कि ठीक है अब क्या होगा, अब यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट आया, ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट आते हैं तो कौन से पेपर में आता है, उसका कलर कौन सा रहता है, हरा, सफेद, पीला या फिर नीला। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, सफेद रहता है, ठीक है, श्वेत पत्र रहता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष योजना आयोग द्वारा या फिर वित्त मंत्री द्वारा। जो कैग रहते हैं, कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है कैग की नियुक्ति किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 148 किसके बारे में बताता है, और गिरीश चंद्र मुर्मू अभी क्या है, कैग है वर्तमान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है किसका, दायित्व, कौन से दायित्वों का प्रावधान है, लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, या फिर भारत के कैग के, या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, या फिर प्रधानमंत्री के बारे में। अनुच्छेद 78 में किसके बारे में प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री देखिए केंद्र सरकार जो भी काम करेगी, कोई भी बिल लाई, कोई भी चीज लाई, है ना, जो भी काम कर रही है वो काम, अपना रिपोर्ट, वो सारी चीजें जो है वो किसको बताएगी, वो अपनी जो काम की उपलब्धि है वो किसको बताएगी, तो राष्ट्रपति जी को बताना इसका कर्तव्य है, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को वो जो भी काम कर रहे हैं उसके बारे में अवगत कराए। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 78 के तहत। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, ठीक है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी हैं, अभी अपने कोई रिश्तेदार हैं, ठीक है, क्या नाम है उसको, मोटुआ, ठीक है। अब ये जो मोटुआ है, ये जो मोटुआ है, इसको वो क्या चाहते हैं कि मंत्री बन जाए। अभी जो मोटू, ये मंत्री बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, लेकिन उसे कितने महीने के बाद उसे अपने पद से मुक्त हो जाना पड़ेगा। अगर ये चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो मोटुआ जो हमारे गली का एक लड़का है, लड़का नहीं, लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल चाहिए। ये मोटुआ जो है वो 26 साल का है, ठीक है, 26 साल का है। अब इसको चाहते हैं कि मैं मंत्री बना दूं, बिल्कुल ही मंत्री बन सकता है, ठीक है, ये मंत्री बन सकता है, लेकिन कितने महीने तक, तो ये 6 महीने तक मंत्री बन सकता है। 6 महीने के भीतर में जो मोटुआ है, इसको कहीं ना कहीं लोकसभा का इलेक्शन जीतना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक जगह की सीट खाली करना पड़ेगा, और नहीं, एक जगह की सीट कहीं पे खाली होगी, फिर वहां से इलेक्शन जीतना पड़ेगा, तभी ये आगे की 6 महीने के बाद भी मंत्री पद पे रह सकता है, वरना 6 महीने के बाद ये इनकी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो अधिकतम कितने महीने तक, अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद का जो मजा है वो मोटुआ ले सकता है, ठीक है। देखिए लोकसभा के लिए चुनाव के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए, तो 25 साल मिनिमम एज होना चाहिए। राज्यसभा का कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो 30 साल मिनिमम एज होना चाहिए, कितना, 30 साल, ठीक है। राज्यसभा का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 30 साल के होना चाहिए। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन चाहते हैं, लोकसभा का जैसे लोकसभा के इलेक्शन होने वाला है, तो अगर आप 25 प्लस है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री अगर बनना चाहें तो, लेकिन आपको 25 प्लस होना जरूरी है। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि मैं मंत्री बना लूं तो बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उसे कहीं ना कहीं लोकसभा से इलेक्शन जीतना पड़ेगा, आसपास के कहीं से भी एरिया से, ठीक है। चलिए आगे। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी, संसद सदस्य की बात हो रही है, संसद सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। ऐसा कौन सा अधिकारी है जो सदस्य नहीं है, संसद सदस्य नहीं है, तो भी वो संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, या फिर कैग हो गया, चुनाव आयुक्त हो गया, आपको बताना है। अभी इसके बारे में हमने पहले बात की है, सोचिए, याद नहीं आ रहा है तो याद करने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं हम, महान्यायवादी बोलते हैं, महान्यायवादी बोलते हैं। महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति करती है। कौन करेगा नियुक्ति, तो राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करेंगे,
इनका काम क्या रहेगा महान्यायवादी जी का? तो महान्यायवादी जी अभी है कौन, आपको ये पता होना चाहिए। आर वेंकट रमणी जी हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी जी अभी महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और इनका काम क्या होता है? तो जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार को कानूनी संबंधी ज्ञान देना, केंद्र सरकार को विधि संबंधी या कानूनी संबंधी क्या जानकारी देना या फिर ज्ञान देना। चलिए इतनी चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अगर ये लोकसभा या फिर राज्यसभा देखिए मेंबर तो किसी का होता नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जा सकता है, दोनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता, ठीक है। कोई भी बिल आया तो ये वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन जा सकता है, बैठक में बात कर सकता है ये, ठीक है। इसको जो पैसा मिलता है वो पैसा कैसे मिलता है? संसद सदस्य के, जैसे संसद सदस्य को मिलता है जितना पैसा वैसे ही इनको भी मिलता है। इनको हटाया कैसे जा सकता है? तो इनको हटाया कैसे जा सकता है? राष्ट्रपति जी चाहे जब मन करे तब इनको हटा सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार में कानूनी ज्ञान कौन दे दिया? तो महान्यायवादी जी आर वेंकट रमणी जी। हमारी राज्य सरकार हो गई, छत्तीसगढ़ सरकार हो गई। अब छत्तीसगढ़ जो यहाँ पे एमएलए लोग बने हैं, जो यहाँ पे मंत्री बने हैं, इनको भी उतना ज्ञान तो होता नहीं, इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ लोग पढ़े होते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, नेता टाइप के लोग। अब इनको ज्ञान चाहिए, कौन देगा? तो छत्तीसगढ़ में भी क्या महान्यायवादी जी आएंगे और ज्ञान देंगे? नहीं। इनको अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है, पहली बात, ठीक है। राज्य सरकार या फिर आप बोल सकते हैं राज्य सरकार में जो कौन होता है? तो महान्यायवादी नहीं होते, इसमें होते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता होते हैं। और अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है। राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 165 के तहत इनकी नियुक्ति की जाएगी। चलिए ये क्या करेंगे? तो राज्य सरकार को विधि संबंधी परामर्श देंगे। वर्तमान में कौन है जो महाधिवक्ता है हमारे छत्तीसगढ़ में? कौन है महाधिवक्ता? तो प्रफुल्ल एन भरत हैं। कौन है? प्रफुल्ल एन भरत अभी कौन है? अभी क्या है? ये महाधिवक्ता है, एडवोकेट जनरल है ये, एडवोकेट जनरल है ये, आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। कौन है? आर वेंकट रमणी है। और एडवोकेट जनरल जो हमारे छत्तीसगढ़ में वो कौन है? प्रफुल्ल एन भरत जी हैं, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल इनकी नियुक्ति करेगा। ये जो राज्य का होता है प्रथम विधिक अधिकारी होता है, राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी महाधिवक्ता, राष्ट्र का प्रथम विधिक अधिकारी महान्यायवादी। विधिक मतलब कानूनी संबंधी ज्ञान। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाधिकर्ता या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, एडवोकेट जनरल है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कौन है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में? तो कौन है? एन भरत, प्रफुल्ल एन भरत जी हैं, एन भरत जी हैं, ठीक है। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल जो है विश्वभूषण हरिचंदन जी इनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। इनको शपथ कौन? राज्यपाल जी दिलाते हैं। इनका काम राज्य सरकार को कानूनी संबंधी परामर्श देना। राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है, प्रथम विधिक अधिकारी। मान लीजिए कोई बिल आया, कोई बिल आया और राज्य सरकार को जाना है, ठीक है, मंत्री को या फिर कोई भी मंत्री को जाना है। अभी इन लोग को इतना नॉलेज तो होता नहीं है, तो कौन जाएगा उसके बदले? महाधिवक्ता जी जाएंगे। कानूनी संबंधी नॉलेज किसके पास? महाधिवक्ता के पास। तो यही जाते हैं राज्य सरकार की ओर से पेश होते हैं। कहीं भी अगर कोर्ट में कोई मैटर हुआ, मैटर में कौन सल्टाता है? तो महाधिवक्ता या फिर प्रफुल्ल एन भरत जी उसको सल्टाएंगे, ठीक है। चलिए आगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। जो कैग होता है, कैग के बारे में हमने बताया, अनुच्छेद 148 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 4, 5, 6 या 7 साल का? बताइए। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी इसकी नियुक्ति करेंगे। इसको हटाया कैसे जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हटाया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है या जज को हटाया जाता है, वैसे ही कैग को हटाया जाता है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी के कैसे हटाया जाएगा? तो राष्ट्रपति जी चाहेंगे, इनकी नियुक्ति तो कर दिए लेकिन इनको हटा नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है सेम वैसे ही हटाया जाएगा कैग को, ठीक है।
चलिए, ये कितने साल तक कार्य पर रहते हैं, नियुक्ति कितने कार्यकाल का होता है, तो आपको याद रखना है 6 साल का। 6 साल तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं, 6 वर्ष। या फिर अगर आपसे पूछ लिया कि अधिकतम या फिर मैक्सिमम कितने साल तक अगर इनका एज होना चाहिए, तो मैं आपको याद रखना है मैक्सिमम ये 65। देखिए, जब इनका 65 साल, चाहे 6 वर्ष हो जाए चाहे 65 साल, जो पहले हो गया वहीं से खत्म कहानी इनकी, ठीक है। तो अधिकतम इनका एज कितना होना चाहिए, 65 साल होना चाहिए। या और अगर इनका नियुक्ति का कार्यकाल पूछा जाए, टाइम पीरियड बोला जाए, तो 6 साल के। इसके बाद मान लीजिए कैग नियुक्त हो गए, उसके बाद क्या ये कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सरकारी काम में, सरकारी नौकरी में कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, सरकारी काम कोई भी नहीं कर सकते। अगर एक बार इनकी नियुक्ति हो गई, नियुक्ति के बाद जब इनका पद से हट जाएंगे, उसके बाद ये कोई भी काम नहीं कर सकते। कौन? तो कैग जो रहते हैं, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल जो रहते हैं, नियुक्ति के बाद जब इनके पद से हट जाते हैं, पद से हटने के बाद कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी सरकारी काम। चलिए, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, या फिर 50वें संशोधन के द्वारा हुआ है? उप प्रधानमंत्री, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री के बारे में संविधान में कहीं भी कोई भी बात नहीं है, ये एक असंवैधानिक पद है, ठीक है, असंवैधानिक पद है ये। मतलब संविधान में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। जिसका अगर प्रधानमंत्री जी का मन कर रहा है कि ठीक है मैं अरुण जेटली तो निपट गए, मैं योगी है ना, जो योगी जी हैं उनको मैं उप प्रधानमंत्री बना दूं, तो बना सकते हैं, लेकिन यह संवैधानिक है, ठीक है। वो बने केवल नाम मात्र के बल लिए बने रहेंगे। जैसे हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री जी हैं, ठीक है ना, डिप्टी सीएम जी हैं, उप मुख्यमंत्री। संविधान में कोई भी कहीं भी बात नहीं की गई है उप मुख्यमंत्री जी के बारे में, लेकिन ये टाइम पास के लिए बना दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? कैग को अगर हटाना है या फिर गिरीश चंद्र मुर्मू जी को हटाना है, तो उनको कैसे हटाएंगे, इसके बारे में अब भी हमने बात किया है। कैसे हटाएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को जैसे हटाते हैं वैसे, या फिर जो अटॉर्नी जनरल को हटाते हैं वैसे, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहते हैं वैसे हटाएंगे, या फिर यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष होते हैं वैसे हटाएंगे? बताइए, कैग का जो जैसे अभी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इनको हटाना है तो कैसे हटाएंगे? राष्ट्रपति तो इनको हटा नहीं सकता, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति तो हटाएगा, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इनको जैसे सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वही प्रक्रिया इनको कैग को हटाने के लिए अपनाई जाएगी, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो राज्य का वित्तीय लेखा होता है, कितना पैसा आया, कहाँ पे खर्च हुआ, क्या चीजें हुई हैं, तो कौन करता है परीक्षण, इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन करेगा? तो कैग ही करता है। कौन करेगा? कैग करता है। ये रिपोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत देता है? अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जब केंद्र सरकार केंद्र में कितना पैसा है, कितना गया, वो सारी चीजें राष्ट्रपति को दे दी। और राज्य को देना है तो राज्य में किसमें? राज्यपाल को देगी, ठीक है, राज्यपाल को, अनुच्छेद 151 के तहत। इसकी नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, अनुच्छेद 148 के तहत। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सचिव, विधि मंत्रालय, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन? भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, कानूनी संबंधी ज्ञान कौन देगा भारत सरकार को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 76। अभी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। सॉरी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी नहीं, आर वेंकट रमणी है, ठीक है, आर वेंकट रमणी है ना। और कैग कौन है? तो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, और ये कौन है? तो आर वेंकट रमणी जी, आपको याद रखना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो एडवोकेट जनरल हैं, एडवोकेट जनरल, उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? अनुच्छेद 165 के तहत। कौन है? प्रफुल्ल एन भरत जी हैं। दोस्तों, जितनी चीजें मैंने बताई हैं, सारी चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको महान्यायवादी के बारे में बता दिया हमने, है ना, महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में, आर्टिकल के बारे में, कौन अभी वर्तमान में है, फिर कैग के बारे में बता दिया। अब आपका काम क्या रहेगा? आपका काम जो रहेगा वो है, अभी लोकसभा का इलेक्शन होगा, ठीक है, लोकसभा का इलेक्शन होगा। लोकसभा इलेक्शन के बाद कौन मंत्री, कौन व्यक्ति कौन से मंत्री के पद पर चयनित हुआ, ठीक है,
कौन विधि मंत्री है, ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कौन विधि मंत्री है, कौन गृह मंत्री है, जो मंत्री है ये कौन है, किस पद पर है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसकी जो लिस्ट है वो आप अभी मत बनाइएगा, जब लोकसभा इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद इसको बनाइएगा, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।